Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh Renwal. Today we will discuss about chapter number first of geography, that is our environment, and you will learn from the chapter about the meaning of environment, how the physical and biological environment interact. कि इस चैप्टर से हम एनवायरनमेंट के मीनिंग के बारे में स्टडी करेंगे कि फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे एंड अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट विच इंक्लूड लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। और इस चैप्टर से हम नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में, जिसमें जो मेनली फोर डोमेन्स इंक्लूड है, लाइक लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे एंड हाउ ह्यूमन्स आर डिपेंड अपॉन एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के ऊपर ह्यूमन बींग कैसे डिपेंड है उसके बारे में हम इस चैप्टर से स्टडी करेंगे। ओके, नाउ लेट स्टार्ट द चैप्टर। द टर्म एनवायरनमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड एनवायरनर विच मीन्स नेबरहुड। इट मीन्स कि जो एनवायरनमेंट वर्ड है एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है एनवायरनर, इससे बना हुआ, इससे इसकी फॉर्मेशन हुई है, इसका मतलब होता है नेबरहुड। Therefore, environment means the surrounding or condition within which any living organism exists. It means कि environment का actual means क्या हो गया कि जो भी हमारे चारों ओर हमारे सराउंडिंग जो भी है, एलिमेंट, जो भी मिनरल, जो भी मेटल, जो भी थिंग्स, वो सब किस में इंक्लूड है? हमारे एनवायरमेंट में। दे कैन बी क्लासिफाई इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स। एनवायरमेंट उनको मेनली टू ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर फर्स्ट नेचुरल एंड नंबर सेकंड ह्यूमन। नाउ नंबर फर्स्ट नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ द अर्थ। नेचुरल एनवायरनमेंट में हमारी अर्थ के फिजिकल और बायोलॉजिकल बोथ एलिमेंट्स आर इंक्लूड्स। लाइक फिजिकल एनवायरनमेंट कंप्रोमाइज ऑफ द नॉन लिविंग और अबायोटिक कंपोनेंट्स की। फिजिकल एनवायरनमेंट में जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो सब इसमें इंक्लूड है, लाइक लैंड, वाटर एंड एयर। इट इज आल्सो नोन एज द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और इनको हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इट मीन कि यहाँ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं उनके ऊपर, इस कारण इनको हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है इनको। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कंप्राइज ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट्स। लाइक बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब इसमें इंक्लूड है, लाइक ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल एंड इवन द माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म। all these things are included in living organisms. So next, human environment is formed by human being, their creation, their activity and the social, economic, political and other condition in which they live. और human environment में human being itself and उनके द्वारा जो क्रिएट किए हुए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक रोड्स, बिल्डिंग्स, अदर कंस्ट्रक्शन etc. and social, economic, political condition in which they survive, in which they live in society. All these things include in human environment. It includes human being, human made object, like कि human environment में कौन कौन से मेनली थिंग्स इंक्लूड है कि एक ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ, ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स लाइक रोड, बिल्डिंग, ह्यूमन ऑक्यूपेशन सच एज फार्मिंग, इंडस्ट्री एंड ह्यूमन इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली, कम्युनिटी, educational institution, workplace, political situation and so on. All these things are included in human environment. Now next point, इंट्रैक्शन बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब हम फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में जो इंट्रैक्शन है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स आर इंटर रिलेटेड, कि फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड है। देयर इज कांस्टेंट इंट्रैक्शन बिटवीन द टू इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर, कि ये दोनों फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में अपनी एनर्जी को ट्रांसफर उनके मैटर के ऊपर एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। द बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट गो थ्रू ए नंबर ऑफ चेंजेस एंड एनी चेंज इज बाउंड टू अफेक्ट द अदर। कि हमारे बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अबायोटिक
मीन्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों अपने धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग अपनी एनर्जी है वो ट्रांसफ़र करते हैं, अपने जो चेंज उसमें जो चेंजेस है वो चेंजेस करते हैं। लेट अस टेक ए क्लोजर लुक एट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, कि हम पहले एक कोई एग्जांपल के थ्रू हम इनको समझते हैं कि इन दोनों में जो एनर्जी है दोनों एक दूसरे से कैसे ये डिपेंड है, कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इनमें। द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑब्टेन इट्स एनर्जी प्राइमरली फ्रॉम द सन की बात करें सबसे पहले हम फिजिकल एनवायरनमेंट की, लाइक लैंड, तो इनको जो एनर्जी मिलती है वो डायरेक्टली किससे मिलती है, इनको सन से। चेंज इन एयर, वाटर एंड इवन लैंड फॉर्म्स फीचर ऑक्यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू सोलर एनर्जी, कि जो भी एयर, वाटर एंड इवन लैंड फॉर्म इन सब अपनी एनर्जी किससे प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से सन से। दीज चेंजेज इन टर्न अफेक्ट द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, और ये सारे धीरे धीरे अपने आप को एनर्जी को चेंजेस करते रहते, ट्रांसफॉर्म करते रहते वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और हमारा जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है उसको ये अफेक्ट करते हैं। द बायोटिक एलिमेंट डिपेंड ऑन द अबायोटिक एलिमेंट फॉर देयर सर्वाइवल, एंड बायोटिक मीन नॉट लिविंग थिंग्स, वो किस पे डिपेंड है, अबायोटिक एलिमेंट्स पे। फॉर एग्जाम्पल ऑल प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लैंड, किसी एग्जाम्पल के लिए प्लांट्स जो एक बायोटिक एलिमेंट्स है वो किस पे डिपेंड है, लैंड के ऊपर, जो क्या है अबायोटिक एलिमेंट्स। वाटर, एयर एंड सनलाइट, ऑल दीज आर अबायोटिक एलिमेंट्स and on these elements depend the biotic elements. All animals get their food directly or indirectly from plants, और उन प्लांट से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जितने हमारे एनिमल्स है वो अपना फूड प्राप्त करते हैं। द बायोटिक एलिमेंट्स ऑल्सो अफेक्ट द फिजिकल एनवायरनमेंट इन मैनी वेज, इसके अलावा जो बायोटिक एलिमेंट्स है वो फिजिकल एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल plants release oxygen in the air and burrowing elements dig up the soil and make it loose, कि प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एयर में जिसको एक ह्यूमन बीइंग इनहेल करता है। द ह्यूमन बीइंग with their varied activities like agriculture, cutting of trees, mining, construction of roads and buildings also cause a number of change in the physical environment, और हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में धीरे धीरे चेंजेस आ रहा है, और सबसे मेनली इसको जो मेन रीजन है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, कटिंग ऑफ ट्रीज, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे एंड बिल्डिंग्स एटसेट्रा। इस सारी एक्टिविटी के कारण हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट धीरे धीरे अफेक्ट हो रहा है, धीरे धीरे इनमें डिग्रेडेशन हो रहा है। नाउ natural environment, now we will discuss about detail of natural environment. Land, water, air and living organisms are the different कंटिन्यूंट्स ऑफ आर नेचुरल एनवायरनमेंट, कि हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के जो मेन 4 एलिमेंट्स है वो है लैंड, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे आर ऑल्सो कॉल्ड 4 डोमेन्स और 4 रिलिम्स ऑफ आर अर्थ। इन 4 एलिमेंट्स को हम हमारे अर्थ के 4 डोमेन्स या 4 रिलिम्स भी हम इनको बोलते हैं। द 4 डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट आर, 4 डोमेन कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट लिथोस्फीयर, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, कि हमारा जो अर्थ का ऊपर अर्थ जो क्रस्ट है वो पार्ट हो गया हमारा लिथोस्फीयर। नंबर सेकंड हाइड्रोस्फीयर, इट मीन्स ऑल वाटर बॉडीज ऑन अर्थ, कि अर्थ की जितनी वाटर बॉडीज है लाइक रिवर्स, ओशियन, सी, पॉन्ड्स, lakes, etc. All these are included in hydrosphere and atmosphere. The air around us, जो भी एयर हमारे ऊपर जो एयर का जो लेयर बनी हुई है वो है एटमॉस्फेयर। एंड बायोस्फीयर द लिविंग वर्ल्ड, कि जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है वो है बायोस्फीयर। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द 4 एलिमेंट ऑफ द अर्थ। नंबर फर्स्ट lithosphere. The lithosphere is the outermost solid layer of the earth consisting of rock material and soil, कि lithosphere है वो हमारी अर्थ की सबसे आउटर मोस्ट लेयर, सबसे टॉप मोस्ट लेयर है जो सॉलिड रॉक्स या मटेरियल से बनी हुई है। इट इज ऑल्सो नॉन एज क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्थ की क्रस्ट। एक्चुअल जो
अर्थ की लेयर वो 3 लेयर्स है। सबसे टॉप मोस्ट लेयर है वो है क्रस्ट। इट इंक्लूड द कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज ओशियन बेसिन। अब इस लिथोस्फीयर में कौन कौन से जो एलिमेंट्स वो इंक्लूड है, कॉन्टिनेंट्स जो 7 कॉन्टिनेंट है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ओशियन बेसिन। अबाउट 71% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फीयर इज कवर्ड बाय वाटर। बट हमारी जो अर्थ है, हमारा जो लिथोस्फीयर है, उस पर 71% वो है लिथोस्फीयर। द रिमेनिंग 29% इज ऑक्यूपाइड बाय लैंड। बट जो 29% जो रिमेनिंग पार्ट है वो है हमारा वाटर बॉडीज, वो है हाइड्रोस्फीयर। इट मीन्स कि हमारे अर्थ पे 71% पे है वाटर बॉडी लाइक ओशियन, सी, रिवर्स, लेक्स एंड 29% पे ओनली है लैंड पोर्शन, जिसमें कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन इंक्लूड है। वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स आर फाउंड ऑन द लिथोस्फीयर। कि लिथोस्फीयर मेनली कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल है, माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, ये सारी चीज़ें हमारे लिथोस्फीयर पे अवेलेबल है। नाउ इम्पोर्टेंस, हम बात करते हैं लिथोस्फीयर का इम्पोर्टेंस। लिथोस्फीयर प्रोवाइड अस विद द लैंड सरफेस विच कैन बी पुट टू द वेराइटी ऑफ यूजेज। कि लिथोस्फीयर हमें लैंड प्रोवाइड करवाती है, जिसका हम बहुत सारे इसके डिफरेंट हम तरीके से अलग अलग तरीके से हम इसको यूज करते हैं। द सोइल दैट इज यूज फॉर एग्रीकल्चर इज ए पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर। कि लिथोस्फीयर सोइल है वो हमारे लिए एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल है, हमारे जो क्रॉप्स कल्टीवेशन के लिए बेनिफिशियल है। द वेराइटी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स दैट मेक अप द लिथोस्फीयर आर ऑल्सो यूजफुल टू अस। इसके अलावा लिथोस्फीयर है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल है, उनका भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नंबर सेकंड, हाइड्रोस्फीयर, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट 71% part of the earth have water bodies that include ocean, sea, lakes, rivers, glacier, etc. The hydrosphere is the domain of water। कि हाइड्रोस्फीयर है वो कौन सा पोर्शन हो गया हमारे वाटर बॉडीज। All the water bodies such as the ocean, sea, rivers and lakes together make up the hydrosphere। कि जितने भी हमारे अर्थ पे वाटर बॉडीज है, ओशियन, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सब मिलके हाइड्रोस्फीयर की फॉर्मेशन करते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड द आइस शीट्स इन द पोलर एंड हाई माउंटेन रीजन। इसके अलावा हाइड्रोस्फीयर में जो आइस शीट इट मीन्स ग्लेशियर जो माउंटेन और पोल्स के ऊपर है वो भी इसी में इंक्लूड है। अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर इन द एयर। इसके अलावा जो अंडरग्राउंड वाटर है तो ट्यूबवेल के या वेल्स के थ्रू हम बाहर निकालते हैं वो वाटर भी इसी हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड है। एंड वाटर वेपर, एयर में जो वाटर वेपर है वो भी हमारे हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। वाटर सपोर्ट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ एंड इज यूजफुल टू अस इन ए नंबर ऑफ वेज। कि वाटर है वो हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ को सरवाइव करने के लिए सपोर्ट करता है। इसके अलावा और बहुत सारे हमारे यूजेज है हमारे लाइफ में वाटर का। फ्रेश वाटर अपार्ट फ्रॉम इट्स डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल यूज इट इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड आल्सो एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कि जो फ्रेश वाटर है उसका डोमेस्टिक इट मीन्स जो हम घर में काम में लेते हैं पीने के लिए, इसके अलावा एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री यूजेज। कि इन यूजेज के अलावा जो वाटर है वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूजफुल है। कि वाटरफॉल के थ्रू हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ओशन सपोर्ट मैराइन लाइफ। इसके अलावा ओशन सपोर्ट है वो मैराइन लाइफ को जो मतलब
जिसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी लाइफ को वाटर में सर्वाइव करते हैं, लाइक फिश, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, ऑल दीज सर्वाइव इन वाटर, प्रोवाइड अस विथ फूड एंड मिनरल्स, मॉडरेट द क्लाइमेट। इसके अलावा मिनरल्स प्रोवाइड करवाते हैं हमें, हमारे क्लाइमेट को है वो मॉडरेट करता है ऑफ द कोस्टल एरिया एंड ऑल्सो सर्व एज ए इंटरनेशनल ट्रेड रूट। इसके अलावा ओशियन और सी है वो इंटरनेशनल जो रूट है हमारा, इंटरनेशनल ट्रेड है, उसमें भी ये हेल्प करता है। नाउ नंबर थर्ड डोमेन, दैट इज एटमॉस्फेयर। द एयर विच सराउंडेड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। कि जो हमारी अर्थ के चारों ओर जो एयर सराउंडेड है, जो एयर की लेयर बनी हुई है, उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारे अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है, वो हमारी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण रुका हुआ है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेज, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। कि एयर में बहुत सारी गैसेज, किस किस का मिक्सचर है, गैसेज का, इसके अलावा वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। नाइट्रोजन इज द मोस्ट अमेनेट गैस फाउंड इन द एयर। कि एयर में सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम क्वांटिटी में जो गैस अवेलेबल है वो है नाइट्रोजन, जो अप्रोक्सीमेटली 78% है। ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट 21% एंड ऑक्सीजन है 21% एंड रिमेनिंग गैसेज आर 1%। द कार्बन डाइऑक्साइड that include 0.03% of the total air and other gases like hydrogen, argon, helium and ozone, all these are included in the atmosphere. Now importance of the atmosphere. The condition of the atmosphere like temperature, pressure, humidity and sunshine make up the weather of a place। कि जो भी हमारे किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर जो टेम्परेचर कंडीशन है या जो प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, वो सब हमारे किसके कारण फॉर्म होती है, एटमॉस्फेयर के कारण। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ऐसे वेदर से रिलेटेड पेनोरमा है वो किसी पर्टिकुलर रीजन पे नहीं होगी। द गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर यूजफुल टू अस इन वेरियस वे। कि जो एटमॉस्फेयर जितनी भी गैसेज है वो अलग अलग गैसेज है, उनका हमारे लाइफ में अलग अलग उनका यूजेज है। लाइक नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। जैसे नाइट्रोजन है वो सोइल की फर्टिलिटी को मेंटेन के लिए यूजफुल है। ऑक्सीजन इज द गैस दैट लिविंग बीइंग ब्रेथ इन। इसके अलावा ऑक्सीजन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ब्रेथ, सांस लेने के लिए यूजफुल है। कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स है उनको फूड बनाने में सनलाइट की प्रेजेंस में उनको हेल्पफुल है। It also keeps the earth warm by absorbing the heat radiated from the earth। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी अर्थ से वापस जब हीट रेडिएट होती है उसको अब्जॉर्ब करके हमारी अर्थ को वार्म रखता है। ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। इसके अलावा ओजोन जो गैस है वो सन की अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी इसको प्रोटेक्ट करता है। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंसेशन एंड कॉजेज प्रेसिपिटेशन। और जो एयर में जो वाटर वेपर है वो कूल होके और ड्रॉप्स के रूप में नीचे आता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल। की वाटर वेपर रेनफॉल बरसात करने में हेल्पफुल है। अब नंबर 4 बायोस्फीयर। द नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। कि ऐसा रीजन जहाँ पे एयर, वाटर और लैंड तीनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं वो जोन है बायोस्फीयर, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। ओनली रिलिम एंड ओनली सिंगल डोमेन वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव देयर लाइफ। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर प्रोवाइड द अर्थ विथ लाइफ एज इट इज द ओनली डोमेन वेयर लिविंग बीइंग एग्जिट्स। कि बायोस्फीयर ओनली एक ऐसा रिलीम है, ऐसा डोमेन है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइफ सर्वाइव करवाने के लिए एयर है वो प्रोवाइड करवाता है। देयर
range from microscopic organisms to huge trees, animals and human। कि इस बायोस्फीयर में छोटा से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की छोटा से छोटा जो ऑर्गेनिज है उससे लेके ह्यूज ट्रीज, बड़े से बड़े जो ट्रीज है उन सब को ये लाइफ सर्वाइव करवाता है। दिस ग्रेट वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। और यही हमारी जो डाइवर्सिटी है कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े से बड़े ट्रीज से, इसी को डाइवर्सिटी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। द कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप। कि बायोस्फीयर के जो कंपोनेंट है उनको मेनली टू ग्रुप में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट है प्लांट किंगडम एंड नंबर सेकंड है एनिमल किंगडम। दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। कि एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है एंड दोनों हमारे बायोस्फीयर पे डिपेंड है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंटरडिपेंडेंट एंड इन टर्न डिपेंड on the biosphere for survival. Now next point, ecosystem. An ecosystem is the distinct zone in the biosphere that has its own physical and biological environment। कि ऐसा डिस्ट्रिक्ट जोन जिसका खुद की एक फिजिकल खुद का एक बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो। इट मे बी एज लार्ज एज एन ओशियन और ए फॉरेस्ट और ए स्मॉल एंड एज ए पॉन्ड और ए फील्ड। की इकोसिस्टम की बहुत बड़ा भी हो सकता है लाइक ओशियन, लाइक फॉरेस्ट, और एक छोटा भी हो सकता है लाइक पॉन्ड और फील्ड। इट मीन्स कि इकोसिस्टम में भी बहुत सारी वेराइटीज है। इसको इसमें साइज में क्या आती है, वेरिएशन आता है इसमें। Each ecosystem is formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical environment in which they live। कि इकोसिस्टम फॉर्म कहाँ होता है कि where all living organisms जब एक दूसरे इंटरेक्ट करते हैं और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो जहाँ पे रहते हैं वहाँ की फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। लाइक प्लांट्स जहाँ पे अपने आप को ग्रोथ करते हैं वो वहाँ की उस लैंड से इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ से वो एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं। लाइक ह्यूमन बीइंग जिस लैंड पे रहते हैं वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स है क्रॉप्स है उनको प्रोड्यूस करते हैं, उनको फूड के रूप में काम में लेते हैं। ये जब एक दूसरे इंटरेक्ट करते हैं वहाँ इकोसिस्टम फॉर्म होता है। The abiotic and abiotic components of an ecosystem are linked to each other by the transfer of energy and matter। कि abiotic it means non living and abiotic living things एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एनर्जी को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। In every ecosystem there is a perfect balance or equilibrium in the transfer of energy and matter among the different components। This is known as the ecological balance। It means कि जितने भी हमारे इकोसिस्टम है, चाहे वो पॉन्ड इकोसिस्टम हो, चाहे वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, एनी इकोसिस्टम, सब में क्या होता है, एक परफेक्ट बैलेंस होता है। वो एक इक्वल रूप से एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं और इसी बैलेंस ट्रांसफर एनर्जी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। Now next point, human environment। Human beings are an important part of the biosphere। कि सबसे मेन important part है बायोस्फीयर का वो है human being। क्यों? In fact, human are the only living organism who have consciously altered the environment to suit their needs। कि एक human being ही ऐसा component है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अदर ऑर्गेनिज्म या अदर जो एलिमेंट्स है उनको अपनी नीड्स के, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करता है और अपनी एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। अर्ली ह्यूमन लिव इन द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड अडेप्ट देमसेल्व अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग। बात करें एंशिएंट टाइम की कि अर्ली ह्यूमन जिस एटमॉस्फेयर में रहता है, जहाँ पे रहता है तो सर्वाइव करता था, उसको अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेता था। विद द passage of time the requirement of human being increase and
in order to fulfill their needs, humans have modified their natural environment through various activities without realizing its adverse effect। कि जैसे जैसे टाइम पासिस होता गया, ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ती गई, इस कारण रिक्वायरमेंट भी बढ़ती गई और ह्यूमन बीइंग हमारे एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता रहा और विदाउट एनी अफेक्ट, बिना ये सोचे कि आगे इन फ्यूचर इसका क्या इफेक्ट होगा, हमारे अर्थ पे इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या इसके बैड इफेक्ट है, ये बिना सोचे उसको मॉडिफाई करता गया और अपने आप को इसको अपने बेनिफिशियल के लिए इसको यूज करता रहा। फार्मिंग, ग्रेजिंग, माइनिंग, लंबरिंग, industries, transport and construction are some human activities that have affect our natural environment। कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जिनके कारण हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट आज धीरे धीरे डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका इट मीन्स धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है। उसको मेनली कौन कौन सी एक्टिविटी होगी? फार्मिंग एक्टिविटी, ग्रेजिंग, भाई एनिमल जो ग्रेज करते हैं, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग एक्टिविटी, लंबरिंग, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे। इसके कारण हमारा जो एनवायरनमेंट है धीरे धीरे उनका डिग्रेडेशन हो रहा है। दिस हैज रिजल्ट इन द डिस्टर्बन ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। इस कारण हमारा जो इकोलॉजिकल जो बायोलॉजिकल बैलेंस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट हैज बीन ब्रॉट अबाउट प्राइमरली बाय ह्यूमन इंटरफेरेंस। कि धीरे धीरे हमारा एनवायरनमेंट है उसका डिग्रेडेशन मतलब उसका पतन, उसका मतलब धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो भी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण। देयरफॉर वी नीड टू बी सेंसिटिव एंड अवेयर ऑफ द वेरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इसलिए हमें हमारे एनवायरनमेंट जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में अवेयर होना है और उनको प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। एंड टेक केयर नॉट टू डिस्ट्रॉय आवर एनवायरनमेंट एनी फर्दर। और हमें अवेयर होना है कि हमें हमारे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, हमें हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। प्लांट्स, ट्री, एनिमल्स, इन सबको हमें प्रोटेक्ट करना है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड और द चैप्टर। नाउ you will do the question answer in your notebook।